शमशेरपुर एक शांत और छोटा सा गांव जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की एक खास बात थी, यहाँ के लोगों के चेहरे पर हमेशा डर की एक परछाई रहती थी। वजह थी गांव के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक पुराना और उजड़ा हुआ बाग, खूनी बाग। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग पहले बहुत सुंदर हुआ करता था। रंग बिरंगे फूल, फलों से लदे पेड़ और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से ये बाग जन्नत जैसा लगता था। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। करीब 100 साल पहले उस बाग में अचानक आग लग गई थी। आग कैसे लगी इसका पता कभी नहीं चला, लेकिन अगली सुबह वहां से सिर्फ राख, जली हुई लाशें और खून के धब्बे मिले। तब से इस बाग को खूनी बाग कहा जाने लगा। गांव की एक बूढ़ी औरत, दाई लक्ष्मी, हमेशा कहती थी उस रात कुछ और हुआ था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। वर्तमान समय। गांव में एक युवक था आरव, जो हाल ही में शहर से अपने दादाजी के पास गांव आया था। उसका सपना था कि वो अपने पिता की तरह एक प्रसिद्ध पत्रकार बने। लेकिन जैसे जैसे उसने खूनी बाग के बारे में सुना, उसमें उस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक शाम आरव ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या वो सब कहानियां सच हैं? क्या सच में उस बाग में भूत हैं? दादाजी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, उस बाग में आज भी रूहें भटकती हैं। मैं खुद अपने बचपन में वहां गया था और जो देखा वो आज तक भुला नहीं पाया। आरव ने जिद पकड़ ली, मैं वहां जाऊंगा, सच्चाई जानना चाहता हूं। दादाजी ने गुस्से से कहा, मौत से खेलने की जरूरत नहीं है। उस बाग ने आज तक किसी को जिंदा नहीं लौटाया, लेकिन जिज्ञासा बहुत खतरनाक होती है। आरव ने तय कर लिया था कि वो अगली रात खूनी बाग जाएगा, कैमरा और टॉर्च लेकर। उसे क्या पता था कि जो दरवाजा वो खोलने जा रहा है वो सीधा नरक की ओर जाता है। रात के ठीक 12 बजे आरव ने अपने कमरे की खिड़की से झांका। पूरा गांव सो चुका था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं दूर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने चुपके से अपना कैमरा, टॉर्च और नोटबुक उठाई और दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर निकल गया। उसकी हर एक सांस तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर डर से ज्यादा उत्सुकता थी। खूनी बाग तक पहुंचने के लिए गांव के बाहर की सुनसान पगडंडी से होकर जाना पड़ता था। रास्ते में झाड़ियां हिल रही थीं और पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं, जैसे कोई घात लगाकर बैठा हो। 1 घंटे के सफर के बाद वो बाग के सामने खड़ा था। लोहे का टूटा हुआ गेट, जिस पर काई और जंग की मोटी परत थी। गेट के ऊपर लिखा था, वीर सिंह उद्यान 1857। आरव ने गेट को धक्का दिया। गेट की चरमराती आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे 100 साल पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, हवा का तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी। सामने घना जंगल जैसा बाग था, जहां हर पेड़ बेजान लग रहा था। एक विशाल बरगद का पेड़ बीचों बीच खड़ा था, जिसकी शाखाएं नीचे तक लटक रही थीं, जैसे किसी की गर्दन पकड़ने को तैयार हों। आरव ने कैमरा ऑन किया। ये शमशेरपुर का खूनी बाग है, मेरे पीछे देखिए ये पुराना बरगद, जिसे लोग शापित मानते हैं। वो कैमरे में बुदबुदाया। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी टूटी हुई झूले की ओर पड़ी और वो अपने आप हिल रहा था। आरव चौंका। आसपास कोई नहीं था। क्या ये हवा की वजह से है? उसने सोचा, लेकिन हवा अब बंद हो चुकी थी। झूले की चरमराहट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी बच्चे के खिलखिलाने के साथ आती है, मगर यहाँ हंसी नहीं, एक घुटी हुई चीख थी। तभी उसे झूले के पीछे कुछ दिखा, एक सफेद साया। आरव की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, वहां कुछ नहीं था। मगर जैसे ही उसने कैमरा उठाया, कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखा एक औरत, खून से सनी साड़ी में, पेड़ की जड़ के पास बैठी थी और उसकी आंखें कैमरे की ओर घूर रही थीं। स्क्रीन ब्लर हुई और फिर कैमरा ऑफ। आरव के हाथ कांपने लगे। वो भागने को मुड़ा ही था कि किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अब उसकी टॉर्च की रोशनी सामने कुछ और दिखा रही थी। एक पुरानी समाधि जिस पर लिखा था, रानी चंद्रकला, मृत्यु, अग्नि स्नान 1857। आरव पीछे हटने ही वाला था कि समाधि के पास की जमीन हिलने लगी और उसमें से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, हड्डियों से झांकता हुआ, खून से लथपथ। आरव की चीख निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसकी टोंगे जम गई थीं। और तभी एक आवाज गूंजी, तू वापस क्यों आया? वो आवाज इतनी ठंडी, इतनी भेदती हुई थी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली उसकी रीढ़ पर रख दी हो। आरव ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। आवाज की दिशा साफ नहीं थी। हवा अब बंद हो चुकी थी, लेकिन बाग के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य तूफान में फंसे हों। टॉर्च फिर से जलाई, लेकिन इस बार उसकी रोशनी लड़खड़ाने लगी और फिर बिल्कुल बंद हो गई। आरव अब पूरी तरह अंधेरे में था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल भी नो सिग्नल दिखा रहा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। एक लड़की को जिंदा जलाया जा रहा था। भीड़ ताली बजा रही थी और लड़की चिल्ला रही थी, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत जलाओ। वीडियो के अंत में एक चेहरा स्क्रीन के पास आया, बिल्कुल साफ, और वो वही औरत थी जो झूले के पास बैठी थी। आरव ने मोबाइल जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाग अब बंद हो चुका था।
जिस लोहे के गेट से वो अंदर आया था अब वहां दीवार खड़ी थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। पीछे से फिर वही आवाज आई, जब किसी को जिंदा जलाया जाता है उसकी चीखें इस जमीन में बस जाती हैं, और जब कोई उस जमीन को छूता है वो चीखें फिर जिंदा हो जाती हैं। आरव ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया जमीन में से धुआं निकलने लगा, और उसी धुएं में से शक्लें बननी शुरू हुईं, जलते हुए इंसान बिना चेहरों के। वो चारों ओर से उसे घेरने लगे। नहीं, आरव चिल्लाया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। तभी एक औरत की रुलाई सुनाई दी, बिल्कुल पास से। अगर तू सच जानना चाहता है तो पहले वो देख जो मुझसे छीन लिया गया। आरव के सामने जमीन पर एक पुराना खून से सना हुआ गुड़िया पड़ा था। उसने जैसे ही उसे उठाया पूरा बाग बिजली की चमक से कांप गया, और सामने एक परछाई उभरी, एक छोटी बच्ची की, जो कह रही थी, मेरी माँ को जलाया गया था और मुझे इस बाग ने खा लिया। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहां से नहीं जा सकता। आरव ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर उसकी पीठ किसी चीज से टकराई। वो औरत खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों में लाल अंगारे और होठों पर एक भयानक मुस्कान। अब तू मेरा मेहमान है और इस बाग से मेरे मेहमान लौटते नहीं। आरव बुरी तरह डर गया था। उसके सामने खड़ी औरत चंद्रकला की आत्मा, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके बेहद पास थी। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। चंद्रकला धीरे से बोली, जो इस बाग में आता है उसका एक हिस्सा यहीं रह जाता है। अब तेरा नंबर है। अचानक बाग की जमीन फटने लगी, नीचे से धुएं और आग का मिश्रण निकलने लगा। आरव की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी एक अजीब सा कमरा दिखाई दिया, पत्थरों से बना हुआ तहखाना, जहां कई दरवाजे थे। आरव उस कमरे में खिंचता चला गया। उसकी चेतना डगमगा गई। जब वो होश में आया तो खुद को एक अंधेरे बंद कमरे में पाया। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, खेल शुरू हो चुका है, अगर सच्चाई चाहिए तो डर से लड़ना होगा। अचानक दीवारों में से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगीं, लेकिन वो हंसी नहीं, चीत्कारों जैसी थीं। एक दरवाजा अपने आप खुला और आरव वहां से बाहर निकला। सामने एक पुरानी हवेली जैसी जगह थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हवेली में कोई दीवार सीधी नहीं थी, छतें टेढ़ी थीं और हर खिड़की से लाल रोशनी आ रही थी। वहां एक दर्पण रखा था, जिसमें आरव ने झांका, पर उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, एक और लड़का दिखाई दे रहा था, ठीक उसकी उम्र का, लेकिन जली हुई चमड़ी और काली आंखों वाला। वो लड़का दर्पण में से बोला, मैं भी तेरे जैसा ही था, पत्रकार बनने आया था, अब देख मुझे। आरव चिल्लाया, तू कौन है? मैं राघव हूं, 5 साल पहले इसी बाग में आया था और अब इसी का हिस्सा हूं। तू बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि इस बाग से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, सच्चाई को पूरी तरह जानना और उसे सहना। क्या तू तैयार है? आरव की सांसें तेज हो गईं। वो बुरी तरह कांप रहा था। राघव ने कहा, अगर तुझे बाहर जाना है तो तुझे 3 आत्माओं का सामना करना होगा, एक जो जलकर मरी, एक जो प्रेम में मारी गई और एक जो बदला लेने आई है। अगर इन तीनों को शांति नहीं दी तो तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। और तभी पूरा बाग फिर से कांपने लगा। दीवारें हिलने लगीं और आरव की आंखों के सामने 3 आकृति